Hello, people. Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today, we are discussing the second part of Solutions chapter, Chemistry, Class 12 for CBSE and ISC. In this part, we will discuss solubility and Henry's law. So, let's start. First question is, what is solubility? The maximum quantity of a substance that can be dissolved in a solvent under given conditions. Solubility of a substance is the maximum quantity of that substance which can be dissolved in a solvent under given conditions. मतलब अगर हम ये बोलें कि 100 ग्राम पानी में मैक्सिमम एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर में 10 ग्राम चीनी मिक्स हो सकती है, इसका मतलब कि शुगर की सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 10%, 10 grams per 100 grams of solution. इसको बोलते हैं solubility. It is dependent on nature of solute, nature of solvent, temperature and pressure. इन चारों चीज़ों का क्या इफेक्ट है? देखिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि सॉल्वेंट में जगह होनी चाहिए कि वो सॉल्यूट को अंदर आने दे, और सॉल्यूट का पार्टिकल इतना छोटा होना चाहिए कि सॉल्वेंट के अंदर जा सके. इसलिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मैटर करते हैं. टेम्परेचर और प्रेशर इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि हर एक गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी घटती और बढ़ती रहती है. इसलिए ये चार फैक्टर हैं जिन पर कि किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, ये एक ऐसा केस है जहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट सॉलिड है. तो सॉलिड सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, यानी कि सॉलिड इज गेटिंग डिजॉल्व इन लिक्विड विच इज gives the solubility of solid in liquid. क्या होता है? The amount of solute in grams present in 100 grams of the solvent in a saturated solution at a given temperature and pressure represents the solubility of the solute. कितना amount of solute in grams 100 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए. यानी कि जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी आती है. इसके बाद चीनी एट रूम टेम्परेचर यानी कि STP 1 ATM प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पे जो है 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी हम डिजॉल्व कर सकते हैं एंड द सोल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड. इससे ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगा. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इज 10%. It is a function of the intermolecular interactions between the solute, which is solid, and the solvent, which is liquid. अब it is a function of intermolecular interactions. क्यों? अगर intermolecular interactions सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के आपस में इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, और बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो सॉल्यूट को जाने की जगह नहीं मिलेगी. अगर सॉल्यूट के आपस के जो मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होगा तो सॉल्यूट ब्रेक नहीं होगा और वो सॉल्यूट में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा. वहीं पे अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है बहुत कमज़ोर है तो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा. लेकिन अगर रिवर्स केस है, यानी कि सॉल्वेंट का आपस में इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन कम है, सॉल्यूट का भी आपस में कम है, लेकिन सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ईजिली सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा. इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं. पहला है डिसोल्यूशन. When solute dissolves in a solvent and the concentration increases in a solution. जब एक सोल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन. इसके होने से सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है. दूसरा आता है क्रिस्टलाइजेशन. When solute particles combine with each other and separate out of the solution. डिसोल्यूशन के टाइम पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में मिक्स होने के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि सॉल्यूट इंट्रैक्शन स्ट्रांग होता है और कुछ पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं. जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व ऑब्वियसली नहीं होंगे, तो वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. इसके बाद आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. कि क्या होता है? व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन. सेपरेटिंग आउट कैसे? मतलब एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट जिस रेट पे डिजॉल्व हो रहा है, यानी कि जिस रेट पे सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो रहे हैं, उसी रेट पे सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में इंट्रैक्शन करके सॉल्वेंट से बाहर आते जा रहे हैं. दोनों रेट बराबर हो गए, यानी कि अंदर जाने की स्पीड पार्टिकल्स के और बाहर आने का रेट पार्टिकल्स के दोनों सेम हो गए. उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. एक डायनामिक क्यों है? क्योंकि स्टिल पार्टिकल्स आर गोइंग इन एंड कमिंग आउट. इट इज़ नॉट स्टेबल, इट इज़ स्टिल डायनामिक. और इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि द रेट इज सेम, अंदर जाने का रेट बाहर आने का रेट सेम है, इसलिए इट इज इक्विलिब्रियम. इट्स कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम.
सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिशेस। सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी कि अगेन रेट ऑफ पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्वेंट एंड कमिंग आउट ऑफ इट इज सेम, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसी के साथ आता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये कौन सा होता है? अ सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें उसी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे सॉल्वेंट में और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं बिना सेपरेट आउट किए, बिना डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किए, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके बाद आता है द मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है और किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है। When the solid solute is added to the solvent, dissolution occurs and the concentration of solute in the solvent continues to increase. जब भी सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड होता है तो डिज़ोल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में घुलने लग जाएंगे और सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ेगा। At a stage, the dissolution and crystallization occur together and dynamic equilibrium is achieved. No further solute can be added under the same temperature and pressure. एक ऐसी स्टेज आती है जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन एक साथ होते हैं, मतलब कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर जिस रेट पे जा रहे हैं उसी रेट पे सॉल्यूशन से बाहर भी आ रहे हैं, क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन एक साथ होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद उस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे, घटा बढ़ा देंगे, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि और सॉल्यूट या तो ऐड हो सकता है या और ज़्यादा बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ चेंज आएगा। इसके अलावा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सिंपल है, दैट इज पोलर इन पोलर सच एज NaCl in water. Polar solute in polar solvent will dissolve easily like NaCl in water, and non-polar in non-polar, मतलब non-polar solute will dissolve easily in non-polar solvent, जैसे कि naphthalene in benzene। बट उल्टा करें अगर, यानी कि naphthalene वाटर में डिजॉल्व नहीं होता जल्दी या नहीं होगा और NaCl बेंजीन में नहीं होगा, क्योंकि एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। इफ़ डिसोल्यूशन इज exothermic, stability increases with increase in temperature, and if it's endothermic, stability increases with increase in temperature, but if it's exothermic, it decreases according to Lee-Atlas principle. अब अगर डिज़ोल्व होना, सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि उसे हीट की रिक्वायरमेंट है और हम उसे और टेम्परेचर प्रोवाइड करें, यानी कि एनर्जी बढ़ा दें, तो डिसोल्यूशन बढ़ जाता है। और अगर उल्टा हो जाए, यानी कि जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक, यानी हीट रिलीज़ कर रहा है, ऐसा होने पर अगर हम टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू ली-चार्टलेस प्रिंसिपल। ली-चार्टलेस प्रिंसिपल क्या कहता है? एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश की सिचुएशन में जिस साइड पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जिस साइड पे वेरिएशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होती है रिएक्शन टू अचीव अ न्यू इक्विलिब्रियम। उस प्रिंसिपल के बेस जो हमने पढ़ा था क्लास 11th में, तो उस प्रिंसिपल के बेसिस पे यहाँ भी होता है डिसोल्यूशन is if dissolution is endothermic, solubility increases with increase in temperature, and if it is exothermic, solubility decreases as per Lee-Chatter's principle. अब बारी आती है solubility of gas in a liquid की। अभी तक सॉलिड था, अब गैस की बात करते हैं। गैस कैसे डिजॉल्व होगी एक लिक्विड में? द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड in a unit volume of liquid to form saturated solution at a given temperature and 1 atm pressure। वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर था, कितना भी हो, यहाँ पे प्रेशर गिवन हो गया कि 1 atm ही रहेगा, तो 1 atm प्रेशर और गिवन टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व हो सकता है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी कि 100 ml या कोई भी यूनिट वॉल्यूम पे कितना डिजॉल्व होगा टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड लिक्विड एंड द टेम्परेचर। प्रेशर यहाँ पे फिक्स हो गया 1 atm, इसलिए इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस एंड द लिक्विड विच इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ एंड टेम्परेचर। Solubility decreases with increase in temperature because the increase in motion of the gas molecules and also in accordance with Lee-Chatter's principle।
अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो स्केप करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी कि एक सोल्यूशन से सॉल्यूट पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स के स्केप करने की, ऊपर निकल जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो डिसोल्यूशन कम हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड डिक्रीज करती है, एंड ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद ली चाइटलेट्स प्रिंसिपल, जो कि पीछे पढ़ा हमने। Solubility increases with increase in pressure because compression of gas over liquid surface। अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, 1 atm प्रेशर पर हमने बात की अभी, सैचुरेटेड केस इन 1 atm प्रेशर, बट इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर तो क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाने से कम सरफेस एरिया, यानी कि और दब गए पार्टिकल्स, तो सरफेस एरिया के ज़्यादा करीब आ गए। इससे क्या होता है कि ज़्यादा सरफेस एरिया के ऊपर और ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए और क्लोज आ गए, तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। इसी बेसिस पे आता है हेनरीज लॉ। क्या बताता है हेनरीज लॉ? इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी। प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के आपस में क्या रिलेशन है ये बताता है हेनरीज लॉ। इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितना गैस डिसॉल्व होगा लिक्विड में, ये डिपेंड करता है प्रेशर पे। कैसे? मैथमेटिकली लिखे तो KH इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। प्रेशर ऑफ द गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस का रेशियो होता है KH, इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। और इसी को थोड़ा सा घुमा लें अगर, तो P इक्वल्स टू KHX विच इज़ मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ क्या है कि mass of the gas dissolved in a given volume of liquid is constant at given is constant temperature depend upon the applied pressure, यानी कि proportional to pressure। ठीक है ना? X यानी कि मोल फ्रैक्शन is proportional to pressure, P is proportional to X। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, हेनरीज कांस्टेंट आएगा KH, तो P इक्वल्स टू KHX। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ हेनरीज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। पहले पढ़ चुके हैं। हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल अंडर आइडियल कंडीशंस ओनली। अगर आइडियल कंडीशंस हैं तभी ये लॉ एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। अब इसी इक्वेशन को हम देख लें, P इक्वल टू KHX, तो ये है ऑफ द फॉर्म Y इक्वल्स टू MX, जिसकी बनती है एक स्ट्रेट लाइन। इसलिए जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो भी एक आ गई स्ट्रेट लाइन। ग्राफ किसके बीच प्लॉट हुआ था? यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो ग्राफ प्लॉट हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl इन टन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सोल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल लिया है हमने। तो बेसिकली पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया विच इज स्ट्रेट लाइन विच इज अकॉर्डेंस विद Y इक्वल्स टू MX। दिस वॉज हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है? सिग्निफिकेंस मतलब इसका यूज़ क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ द वैल्यू ऑफ KH इज़ हाई एट अ गिवन प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिक्विड इज़ लो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहले बता दिया। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, तो अगर KH ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो जाएगी। इफ़ KH वैल्यू इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, KH वैल्यू इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विच मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। 2 बार पढ़ चुके हैं पहले। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी गैस की लिक्विड में, इसीलिए KH बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी घटेगी इन गैस की इन लिक्विड। एप्लीकेबल ओनली व्हेन, अब हेनरीज लॉ की लिमिटेशन ये है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे या बहुत कम टेम्परेचर पे ये लॉ काम नहीं करता है। दूसरा, द गैस डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। जब तक किसी गैस में केमिकल चेंज नहीं हो रहा तभी तक ये लॉ काम करेगा। अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो हेनरीज लॉ विल फेल। द गैस डज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन सोल्यूशन। एसोसिएट और डिसोसिएट का मतलब होता है जो आयन्स है ना, तो वो डाइवर्ज हो रहा है ना कन्वर्ज हो रहा है। मतलब कि 2 आयन जैसे Na+Cl विल गिव NaCl, तो वो एसोसिएट हो गए, या Na विल ब्रेक इनटू Na+NCl-, तो डिसोसिएट हो गए। दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है ना। जितने जो मॉलिक्यूल्स गैस के पार्टिकल जितने हमने डाले हैं सोल्यूशन में उतने ही रहेंगे, ना एसोसिएट होंगे डिसोसिएट होंगे, तभी ये लॉ
जो है एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। अब इस लॉ का हम यूज़ कहाँ करते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो पहला क्या है? इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस कार्बोनेटेड मतलब जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा बॉटल। सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा बॉटल में जो है CO2 के प्रेजेंस में उनको डाला जाता है, यानी कि CO2 प्रेजेंट होता है इन दोनों में, सॉफ्ट ड्रिंक में भी और सोडा बॉटल में भी। तो प्रेशर का उसमें यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड इन सोडा बॉटल। द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, यानी कि CO2 की सॉल्युबिलिटी को, गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड बढ़ाने के लिए प्रेशर बढ़ा देते हैं, हाई प्रेशर के अंडर में सील करते हैं, उसको पैक किया जाता है। इसके अलावा इन डीप सी डाइविंग डिकम्प्रेशन सिकनेस अकर्स। अब जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, इस केस में क्या होता है कि इनको एक डिकम्प्रेशन सिकनेस करके एक प्रॉब्लम होती है, वो फेस करते हैं। क्यों करते हैं? जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं डीप सी में जाएंगे तो इंक्रीज्ड प्रेशर है नीचे, अंडर वाटर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से एटमॉस्फेरिक गैसेस का ब्लड में मिलना बढ़ जाता है, यानी कि मोर गैस एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक नाइट्रोजन गेट डिसॉल्व्ड इन ब्लड। जब टूवर्ड्स द सरफेस आते हैं नॉर्मल, तो प्रेशर घटता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बन जाते हैं बबल्स। उसको बोलते हैं नाइट्रोजन, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड विच ब्लॉक्स द कैपिलरीज एंड गिव्स राइज टू एलिमेंट कॉल्ड बेंड्स और डिकम्प्रेशन सिकनेस। नाइट्रोजन गैस जो ब्लड में एक्स्ट्रा बढ़ गई, उसकी वजह से बबल बन जाते हैं, इसकी वजह से हो जाती है डिकम्प्रेशन सिकनेस। इससे बचने के लिए जो सिलेंडर लेकर जाते हैं ब्रीदिंग के लिए, उसमें मिक्स होता है एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन का एक मिक्सचर उस सिलेंडर में प्रेजेंट होता है, जिसको वो ब्रीथ करते हैं, जिसकी वजह से ये सिकनेस नहीं होती है। इसके अलावा पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड्स और क्लाइंबर्स सफ़र अनोक्सिया। अब अनोक्सिया क्या होता है? हाई ऑल्टीट्यूड पे रहने की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो घट जाता है, जिसकी वजह से लीड्स टू लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज़। तो लोगों की जो ब्लड में और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन घट जाता है, जिसकी वजह से वो फिजिकली और मेंटली वीक फील करते हैं। इसको बोलते हैं अनोक्सिया। दिस इज़ बिकॉज ऑफ, इसमें अप्लाई होता है हेनरीज लॉ। ये हमने पढ़ लिया। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये आपकी वीडियो आपके काम का था, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में, कोचिंग में, हर जगह। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।